आज की बात, स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग सम्राट कुबिले खान, एक ऐसे सम्राट जिन्हें बुद्ध धर्म के संरक्षण में, उसके विकास में एक खास योगदान के लिए जाना जाता है। तो सम्राट कुबिले खान की ये बात आप तक पहुंचाने का ये प्रयास चल रहा है। हमने पिछली कड़ी में देखा कि कुबिले खान अपने साम्राज्य को विस्तार में तो लेकर आए थे, लेकिन उनके देहांत के बाद एक स्थिति बनी थी ऐसे कि जब मंगोल में गृह युद्ध छेड़ा गया था, और इस युद्ध के समय क्या स्थिति बनी तो उसको आपको बताते हैं कि जब बृहद मंगोल साम्राज्य का जो अंग मानता था अपने आप को, वो ईरान और मेसोपोटामिया जैसे मुस्लिम दुनिया के गढ़ में हुलाकू वंश पीढ़ियों तक अपने आप को बौद्ध बनाए रखने में तो सफल रहा, लेकिन जब गृह युद्ध छेड़ा गया तो इस वक्त ये भी बात बनी थी कि गृह युद्ध ने इतना भयानक रूप धारण कर लिया था कि उसे दबाने के लिए 1261 में सम्राट कुबिले खान को स्वयं मंगोलिया पर धावा बोलना पड़ा। वेनिस के यात्री है मार्को पोलो, इनके जो यात्रा संस्मरण है इसके अनुसार मंगोलिया का विद्रोही जो था वो कुबिले खान का चाचा था। और राहुल सांकृत्यायन जी इसमें लिखते हैं कि उसे सम्राट का चचेरा भाई भी कहा जाता था। इरकबुका ये उनका नाम मिलता है। मार्को पोलो के यात्रा वर्णन में बताया गया है कि नायन ये मंगोलिया के एक बड़े भूभाग पर शासन करता था, और जो कुबिले खान के मंगोल साम्राज्य का ही एक हिस्सा था। वह मंगोल साम्राज्य से पृथक होकर, मतलब अलग होकर, अपना दूसरा अलग राज्य स्थापित करना चाहता था, और इसलिए वो सम्राट कुबिले खान को हैरान करने लगा, मतलब परेशान करने लगा। इस परेशानी का जो परिणाम हुआ वो परिणाम ऐसा था कि वहाँ गृह युद्ध छेड़ दिया गया, और फिर उसे रोकने के लिए फिर कुबिले खान को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ा। उसके पास 3 लाख घुड़सवार सेना और बहुत अधिक पैदल सेना थी। उसने तातारी शासक कोदू खान के पास जो सम्राट को कर देता था, लेकिन भीतर ही भीतर उससे जलता भी था। मतलब कुबिले खान को वो कर तो देता था, लेकिन भीतर ही भीतर उसकी सम्राट से नहीं पटती थी, तो उसने अपने साथ मिला लिया था। तो उसको ये संदेशा भेजा कि वो सम्राट के खिलाफ हो गए हैं, क्योंकि उससे उसकी हार्दिक शत्रुता है। वो एक बड़ी सेना लेकर सम्राट पर आक्रमण करने जा रहा है, और तुम भी शीघ्र ही बड़ी सेना लेकर आ जाओ, जिससे दोनों सेनाएं मिलकर उसका देश छीन ले। अब सम्राट से बदला लेने का अच्छा मौका पाकर उसने तुरंत उत्तर में भेजा कि हाँ, मैं आ रहा हूं। तो इन दोनों ने मिलकर ये एक प्लान बनाया कि सम्राट कुबिले खान के खिलाफ ये युद्ध छेड़ दिया जाए, और कई लाख की सेना लेकर उसने प्रस्थान कर दिया। जब सम्राट कुबिले खान को इस षड्यंत्र का पता चला तो वह जरा भी विचलित नहीं हुआ, और उसे अपनी योग्यता, सैन्य शक्ति और बहादुरी पर बड़ा विश्वास था। कुबिले खान की एक खासियत थी, वो घबराया नहीं। उसने प्रतिज्ञा की, जब तक इन दोनों कृतघ्न विश्वासघातकों को तहस नहस नहीं कर देगा, तब तक सिर पर छत्र नहीं रखेगा। और उन्होंने अपना जो एक सम्राट का सिंबल होता है कि उसके सिर पर छत्र होना, उसने उसको हटा दिया, और उसने 10-12 दिनों में युद्ध की तैयारी की, और 3,60,000 घुड़सवार और 1 लाख पैदल सेना लेकर वो रवाना हो गया। अब लगभग 20 दिन की यात्रा के बाद सम्राट सेना को लेकर उस स्थान पर जा पहुंचा जहां नायन खान 4 लाख सवारों की सेना लिए पड़ा हुआ था। तो सम्राट की सेना इतनी जल्दी वहां जा धमकी कि दूसरों को पता भी नहीं चला। और जिस समय नायन खान को कैद किया गया, उस समय वो अपनी एक नवविवाहिता पत्नी के साथ था। यह बड़ी ही भयंकर लड़ाई थी, क्योंकि 7,60,000 घुड़सवार लड़ रहे थे, और पैदल फौज की तो गिनती ही नहीं थी। अंत में नायन खान अपने सरदारों सहित बंदी बना लिया गया, और बंदी बना लिए जाने के बाद वो मारा गया। तो इस तरह ये जो कुबिले खान सम्राट थे, इनका अपनी वीरता पर, ये वीरता के लिए पूरे इतिहास में जाने जाते हैं। उसे कालीन में लपेटकर
जब नायन खान को बंदी बना लिया गया तो उसे कालीन में लपेटकर इधर उधर जमीन पर पटका गया और उसे इस ढंग से मारने के कारण यह था कि राजवंश का खून पृथ्वी और सूर्य के सामने ना बहने पाए। तो नायन के सम्राट की संपूर्ण अधीनता स्वीकार कर ली और इस प्रकार नायन खां का देश अधिकार में आ गया। उसमें 4 सूबे थे, एक तो चोरचा, कोरिया, वाइकोल और सिंकंग तंगकंग। ऐसे 4 सूबे थे जिन पर कुबिले खान का आधिपत्य हो गया और ये उनके अधीन हो गए। चीन में पहले से ही बुद्ध धर्म का प्रचार था। सम्राट खान ने बुद्ध धर्म जो है वो तिब्बत से स्वीकारा और जिस समय मंगोल सेनाएं देश विजय में लगी हुई थी उसी समय तिब्बत के एक दूरदर्शी तथा अद्वितीय विद्वान सक्या महापंडित अनंत ध्वज ने, जो सक्यापन छेन के नाम से अधिक प्रसिद्ध है, मंगोलिया में धर्म प्रचारक भेजे और ईसाई पादरी और मुसलमान मुल्लाओं को उतनी सफलता वहां पर नहीं मिली जितनी तिब्बती धर्मदूतों को मिली। ये कुबिले खान के वक्त की बात है। और सक्यपन छेन के उत्तराधिकारी तथा भतीजे लो डोग्यल छेन को सम्राट कुबिले खान का गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्हीं से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की। 1260 ईस्वी में सम्राट कुबिले खान ने अपने गुरु को फगपा आर्य गुरु के उपाधि से सम्मानित किया और उस नाम से वो आज तक तिब्बत में मशहूर है। तो इस तरह कुबिले खान का ये जो पूरा सफ़र रहा, इस सफ़र से हमने आपको जोड़े रखा है। यहाँ रुकेंगे इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी जब हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।